हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश। में हूँ श्रद्धा खंडेलवाल और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स जो कि हैं हमारे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन आंसर समझना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मतलब डायरी में लिखना, क्योंकि एन फ्रैंक एक टीनेजर है, सिर्फ 13 साल की एक लड़की हैं, तो उनके लिए डायरी लिखना, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरी में लिखा है, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो पहली बार लिख रही हैं। तो पूछा जा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस कैसे है एन फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना। ठीक है, तो इसका आंसर है Writing in a diary was a strong experience for Anne Frank as she never had a diary, क्योंकि उनके पास इससे पहले कभी कोई डायरी नहीं थी। एंड इट वॉज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे, और ये उनके 13th बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट के रूप में मिली थी। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट एंड with whom she shared all her ups and downs। वो इसे कंसीडर करती हैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, जिसे कि वो अपने बारे में सब कुछ बता सके, अप्स एंड डाउन्स जो भी वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं, वो अपनी डायरी में वो सब कुछ लिख दें, अपनी डायरी के साथ शेयर कर दें। उसे एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में मानती थी, एक ट्रू फ्रेंड के रूप में मानती थी। ठीक है, तो क्यों एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि एक 13 साल की लड़की के लिए पहली बार डायरी में लिखना, जिससे कभी उन्होंने पहले नहीं लिखा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस उनके लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? इसका आंसर देखिए, एन ऑलवेज फील्स लोनली एंड distressed, so want to get off all the burden and pain of her chest। एन जो है हमेशा लोनली, अकेला महसूस करती थी। अब देखिए यहाँ लोनली क्यों लिखा है, वैसे एन अकेली नहीं थी। उसमें हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा कि उनके मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है, सिस्टर है, और 30 अलग और भी लोग हैं ऐसे जो कि एन के लाइफ में हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ठीक है, जिसके साथ वो अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, तो एन लोनली फील करती थी, डिस्ट्रेस्ड फील करती थी, इसलिए वो क्या करना चाहती थी, जितना भी उनका बर्डन है, पेन ऑफ हर चेस्ट, जितना भी उनके हृदय का दुख है, वो सब गेट ऑफ कर देना चाहती थी, सब उकेर देना, यानी कि एक बयां कर देना चाहती थी। होता है ना, जब हम किसी को अपना दुख बता देते हैं तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है, तो वो जितनी भी उनका बर्डन था, पेन था, वो सारा गेट ऑफ कर देना चाहती थी। शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी इन विच शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड, और इसलिए उन्होंने एक डायरी रखने का सोचा, क्योंकि वो उस डायरी में अपना एक ट्रू फ्रेंड देख रही थी। एज शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड हु शी कुड कन्फाइड इन। कन्फाइड इन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें बता पाओ, अपनी पर्सनल चीज़ें जिस व्यक्ति के साथ शेयर कर पाओ। ठीक है, तो उन्हें ऐसा ट्रू फ्रेंड उस डायरी को देख करके लग रहा था कि हाँ, मैं सारी चीज़ें जो है, अपनी सारी फीलिंग्स जो है इस डायरी के साथ शेयर कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने डायरी रखना की सोचा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। ऐसा एन क्यों सोचती हैं कि वो डायरी में जो है सब कुछ डायरी के साथ शेयर कर सकती हैं बजाय कि लोगों के? तो इसका आंसर है, एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट, so it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind। एन क्या महसूस करती है? एन ये सोचती हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, बजाय कि पीपल के, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप बताने
बैठोगे कोई बात आपकी तो वो थोड़ी देर आपको सुनेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सारी फीलिंग्स अच्छे से सब बता पाएँ, तो वो जो पेपर है वो आप जो भी लिखना चाहते हैं, चाहे कितनी देर तक लिखें, कितनी ही सारी बातें लिखें, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप ऐसा बोला गया है कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय कि पीपल के। टू लिसन टू हर प्लाइट, उसका दुख सुनने के लिए। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थाट्स, इसलिए वो बहुत ही ईजी था उसके लिए कि वो सारे थाट्स जो हैं वो लिख डाले, विच शी हैड इन हर माइंड, जो भी उसके दिमाग में चलते थे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन फॉर एनी वन एल्स टू रीड। 13 साल की लड़की थी, वो ये सोचती थी कि मेरी पर्सनल डायरी जो है वो कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। हमने देखा था चैप्टर में ये चीज़, है ना। तो एन ने ये सोचा कि पेपर से ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है पीपल में, इसलिए वो उससे क्या करती हैं कि डायरी का रखने का सोचती हैं, और ये कहती हैं कि पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। ये एक, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आप इसे कोटेशन के रूप में काम करेगा ये आपके लिए, है ना। तो इसे ऐसे बॉक्स बना के भी आप डाल सकते हो, अलग से अंडरलाइन भी कर सकते हो, अच्छी मार्किंग होती है उससे। अब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन ने अपनी डायरी लिखी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का पहले डाला था। तो ऐसा क्यों उन्होंने पहले अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा लिखा, तो उसका आंसर है, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एन वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। तो वो क्या करना चाहती थी कि वो एक ओवरव्यू देना चाहती थी अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, और उनकी खुद की एज, वो किस उम्र में डायरी लिखना शुरू कर रही हैं, ये सब वो बताना चाहती थी। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर, क्योंकि इससे क्या होता है, जब जो भी वो जो डायरी थी एन की, वो बाद में चल के पब्लिश हो गई और एक बुक बनी, और सबसे ज़्यादा जो है पढ़ी जाने वाली एक बुक बनी वो। तो उससे क्या हुआ कि जो भी उस बुक को पढ़ता होगा तो उसे थोड़ी सी जानकारी तो चाहिए होगी कि अच्छा ही 13 साल की लड़की थी, वहाँ पर थी, इनकी फैमिली में ये लोग थे। तो थोड़ा सा जब आप व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसे समझने में आपको आसानी होती है, उसकी बातों को समझने में आपको आसानी होती है। इसलिए उन्होंने जो है एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का यहाँ पर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, What tells you that एन loved her grandmother। आपको ये कैसे पता चलता है कि एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्रेम करती है। तो एन जो है, इसका आंसर है कि एन लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड। एन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहती थी जब उनके मदर फादर हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब थी मतलब कि वो उनसे बहुत ज़्यादा एक तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होना, है ना। शी राइट्स इन अ डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती भी हैं, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखा है, आप भी लिख सकते हैं, एक कोटेशन के रूप में फिर से काम करेगा, अच्छी मार्किंग होगी एग्जाम में। यहाँ लिखा है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। इसे क्यों लिखा है पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर इन 2 लाइनों में हमें देखने को मिल रहा है, तो एग्जामिनर को बहुत हेल्प मिलती है कॉपी चेक करने में, है ना, तो मार्किंग भी अच्छी होती है हमारी। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना प्रेम करती हूँ और उनके बारे में आज भी कितना सोचती हूँ, है ना, ये वो बोल रही है। तो इससे पता चलता है कि हाँ वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना प्रेम करती हैं। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप 1 कैंडल फॉर ग्रैंड मदर शी शोज हर लव फॉर हर। ठीक है, तो जब उनका 13th बर्थडे था तब उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था उसे, और कैंडल जलाई थी, हमने चैप्टर में पढ़ा है, और अपनी ग्रैंड मदर को
जो है श्रद्धांजलि दी थी, ठीक है। तो वो जो है उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से वो अपनी ग्रैंड मदर को प्रेम करती थी। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग जो है एनॉयड क्यों होते थे एन पर, और वो उसे क्या करने के लिए कहते थे। तो इसका आंसर है, मिस्टर कीजिंग वॉज एनॉयड विद एन बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो क्यों चिढ़े रहते थे उससे, क्यों नाराज हुआ करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी, यानी कि बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी। He punished her by giving her extra homework to write essays to keep her silent and the topics always related to her nature. पनिश करते थे मिस्टर कीजिंग। कैसे पनिश करते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके, ठीक है। और एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या होता था? एक्स्ट्रा होमवर्क में ऐसे दिया करते थे। वो ऐसे का जो सब्जेक्ट होता था, जो टॉपिक होता था, वो हमेशा रिलेट करता था एन के नेचर से। नेचर क्या था उनका कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, टॉकेटिव थी, तो हमेशा उन्हें अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही जो है ऐसे लिखने को मिले हैं। तो वो हमने पढ़ा भी था चैप्टर में, 3 बार उन्होंने एसेस लिखने के लिए दिए थे मिस्टर कीजिंग ने, और उनका टॉपिक भी सेम था, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके वो उन्हें देते थे। उसका कारण ये था कि मिस्टर कीजिंग चाहते थे कि इसे पता चले कि तुम कितना बात करती हो और बात करने से कितना डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो उसे हेरिटेज में मिला था, ठीक है, तो उन्हें जेनेटिक रूप से ये चीज़ मिली थी बोलने की, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। आंसर इतना ही है कि मिस्टर कीजिंग क्यों गुस्सा होते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसेज। एन ने कैसे जस्टिफाई किया कि वो एक चैटर बॉक्स है और उसके पीछे का क्या कारण है, कैसे जस्टिफाई किया था एन ने अपने एसे में। तो इसका आंसर है, Anne justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother. एक्सप्लेन किया उन्होंने, एन ने जस्टिफाई किया कि चैटर बॉक्स होना जो है वो उनकी मदर के कारण है, उनमें ये चीज़, who was also very talkative, यानी कि एन की जो मदर है वो खुद भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स। और कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे कोई चीज़ इनहेरिटेड मिली है, यानी कि जेनेटिकली मिली है, वंशानुगत रूप से मिली है, तो इस गुण का वो खुद भी कुछ चाहकर नहीं कर पाता है। तो ये उन्हें एक जेनेटिकली रूप में मिला था, इसलिए वो इसको कुछ नहीं कर पाती हैं इस बारे में। ये उन्होंने जस्टिफिकेशन अपने ऐसे में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप ये सोचते हैं कि मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर है? नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं, बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर एक टीचर कुछ भी करता है तो वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट को इससे कुछ सीख मिले, उसके अच्छे के लिए ही वो ये सब चीज़ें करता है। एनी टीचर वुड बी एनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। हर एक टीचर गुस्सा होगा, हर एक टीचर नाराज होगा अगर कोई बच्चा क्लास में बातें कर रहा है जब टीचर पढ़ा रहा है तो। सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट he would not have laughed at Anne's funny arguments। अगर आप कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो जब एन ने अपना एक फनी आर्ग्यूमेंट दिया था कि मेरी जो है अपने ऐसे में, तो वो उस पर हंसते नहीं, ठीक है। वो अगर स्ट्रिक्ट टीचर होते तो एन का जो एक फनी आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने ऐसे में दिया था उस पर वो हंसते नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, मिस्टर कीजिंग जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। क्या कारण था कि मिस्टर कीजिंग ने अलाउ कर दिया एन को क्लास में बात करने के लिए। आंसर देखिए, एन्स लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोअम शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड। एन का जो लास्ट एसे था जो उन्होंने एक पोअम के रूप में लिखा था। और अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप ऐसे का ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में करके और नाम भी लिख सकते हैं, उससे भी मार्किंग अच्छी होगी आपकी। उससे पता चलेगा कि अच्छा आपको उस ऐसे का नाम पता है, टॉपिक पता है कि क्या ऐसे लिखने को दिया था। ऐसे के बाद में वो इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक पोअम के रूप में उन्होंने जो है एन का लास्ट ऐसे एन ने लिखा था, जिसने शो किया कि मिस्टर कीजिंग को ये समझ में आया उस ऐसे से कि जो एक नोटी सी चाइल्ड है इसका एक लाइटर साइड भी है, ठीक है। तो वो समझ गए मिस्टर कीजिंग, और इट हेल्प्ड ब्रीच द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इसी चीज़ ने जो जनरेशन गैप थी बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट वो ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है। तो लास्ट वाला जो ऐसे रहता है उसमें मिस्टर कीजिंग मान जाते हैं कि ठीक है आप बात कर सकती हो क्लास में, क्योंकि वो समझ गए थे कि दिक्कत क्या है और ये जान करके ऐसा नहीं करती है, इसे ये जनरेशन जेनेटिकली मिला है और इस ट्रेट को ये चाह कर ऐसे कम नहीं कर सकती है, ठीक है। और एक पोम के माध्यम से जो कि बहुत ही अच्छी लिखी थी कि 3 डक रहती हैं, उनके फादर के द्वारा जो है वो मार दी जाती हैं, इस तरह से रहती है ना। तो बहुत ही अच्छा ऐसे उन्होंने अपनी फ्रेंड की हेल्प से पोम के माध्यम से लिखा था, जिसने कि अलाउ कर दिया था कि एन क्लास में बात कर सकती हैं। अब देखिए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट देखेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वॉज एन राइट when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। क्या एन सही थी जब वो ये कह रही थी कि एक 13 साल की बच्ची के द्वारा लिखा गया जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं वो पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा, ऐसा वो सोचती थी कि मेरा लिखा हुआ कौन पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। तो क्या उस समय एन सही थी? तो इसका आंसर देखते हैं यस, एन वॉज राइट व्हेन शी सेड सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स द वर्ल्ड बिकॉज दे आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड। हाँ, एन सही थी। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा एक 13 साल की बच्ची का जो है पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि वर्ल्ड के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होते हैं वर्ल्ड की समझ रखने के लिए। तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। बट एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल हॉलोकॉस्ट विक्टिम। लेकिन एन जो है वो जो है एक मोस्ट डिस्कस्ड हॉलोकॉस्ट विक्टिम बन गई थी उस समय की, जब नाजीज ने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। तो वो एक हॉलोकॉस्ट विक्टिम बन गई थी और इसी कारण जो है इनकी बुक पब्लिश हुई और बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हो करके और बहुत लोगों द्वारा पढ़ी गई ये बुक, ठीक है। और ओरिजिनली जो है ये डायरी उनकी डच में लिखी थी लैंग्वेज, उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और फिर मैनी मोर लैंग्वेजेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस पे तो एक मूवी मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका, उसमें भी इसका एक पार्ट लिया गया है। अभी रिसेंट ही कोई मूवी आई थी, नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें भी एन की डायरी से जो है एक भाग उठाया है और उस समय का जो हमला हुआ था, कैसे हुआ था, क्या घटना घटी थी, वो सब दर्शाया गया है। आप भी देखिएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज in the before you read section. Compare this with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं डायरी के और जनरल एंट्रीज के। कहाँ पर दिए गए हैं? बिफोर यू रीड सेक्शन में। जब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हम देखते हैं ना बिफोर यू रीड सेक्शन, और उसमें से हम कुछ पहले जानकारी लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आपको कुछ जनरल एंट्रीज और डायरी दी गई है, इसे कंपेयर करना है दिस विद व्हाट एन राइट्स इन अ डायरी, की जो एन ने अपनी डायरी में लिखा था और जो हमें दिया गया था बिफोर यू रीड सेक्शन में, इसे कंपेयर करना है। और लैंग्वेज क्या है जो ओरिजिनली यूज़ की गई थी एन की डायरी में, और एन की डायरी डिफरेंट वे में, इन व्हाट वे इज़ एन्स डायरी डिफरेंट। हाँ, और एन की डायरी डिफरेंट क्यों है, किस तरीके से कह रहे हैं हम कि एन की डायरी डिफरेंट है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर है एन्स डायरी वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट। तो एन की जो डायरी है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है उस एग्जाम्पल से जो हमें बिफोर यू रीड सेक्शन में गिवन है। इट वॉज समवेयर क्लोजर टू द मेमवर, इसे मेमवर पढ़ेंगे, ठीक है, इन विच द नेम ऑफ राज कपूर हैज़ बीन मैंशन्ड। ये कहीं ना कहीं मेंबर से जो है हमें मिलता जुलता है। हम कह रहे हैं कि कंपेयर करना है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कंपेयर करिए, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ, जो मेंबर है उससे कहीं ना कहीं ये क्लोज़र कंपेयर करता है, मैच करता है। मेंबर जिसमें कि राज कपूर हैज़ बीन मैंशन्ड, इट वाज जिसमें कि राज कपूर ने भी के बारे में मेंशन किया गया है कि राज कपूर ने अपने का एक घटनाक्रम, उनकी पर्सनल लाइफ का कि क्या घटित हुआ था, वो हमें मेंबर में बताया गया है। तो वो कहीं ना कहीं इससे मैच हो रहा है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, और वास्तविक रूप में ये डच में लिखी गई है। इट हैज़ इनफॉर्मल टोन विच एक्सक्यूट्स द केयरफुल नेचर ऑफ अ टीनेजर। ये एक इनफॉर्मल टोन में लिखी गई डायरी है, लेकिन इसे जो है चेंज किया था, क्योंकि देखिए एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल वो बहुत ज़्यादा शब्दों पे ध्यान देकर तो लिखेगी नहीं, है ना। लेकिन जब उसकी डायरी पब्लिश हुई तो उसे जो है उसे जो है बहुत सारे सुधार करके फिर उसे जो है पब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक ये चीज़ समझा दूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक्टिविटी गिवन है आपको आपके चैप्टर में, पेज नंबर 49 पर। ये एक्टिविटी बता रही है कि डू यू कीप अ डायरी, क्या आप डायरी रखते हैं। गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। Can you match them with their description under B? You may look up the terms in a dictionary if you wish. देखिए यहाँ पर हमें 2 सेक्शन दिए हैं, एक है A सेक्शन, एक है B सेक्शन। A सेक्शन में हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि जर्नल है, डायरी है, लॉग है, मेमवर है, सॉरी। तो इनसे मैच करना है। इससे में समझ में आएगा आपको कि जनरल क्या होता है, डायरी क्या होती है, लॉग क्या होता है और मेंबर क्या होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। एक ऐसी बुक जिसके सेपरेट स्पेस हो, अलग अलग पेजेस हो, जिस पर कि आप अपने डेली के विचार, फीलिंग्स जो हैं, व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ भी हुआ हो इन अ डे, आप उस डायरी में सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो होगा डायरी, ठीक है।
जिसमें हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी एंड अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटर्न एवरी डे। एक फुल रिकॉर्ड किसी जर्नी का और उस टाइम का, इवेंट का, जो भी आपने गुजारा है, ठीक है, उसके बारे में लिखना, और वो आप रोज़ लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है लॉग। जब भी हम किसी जर्नी की बात कर रहे हैं तो हम जाएंगे लॉग में। अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, यूजुअली अ फेमस पर्सन। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें पर्सन्स की ओन लाइफ यानी कि किसी व्यक्ति की खुद के जीवन के बारे में जानकारी दी गई हो और एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी गई हो। यूजुअली वो एक फेमस पर्सन होता है, तो वो चीज़ जाएगी मेंबर में। ठीक है। अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल। जब भी ऑफिशियल लिखा हुआ आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें कि आप इवेंट, टाइम, डेट यूजुअली डालते हैं और वो ऑफिशियल है। ऑफिशियल है मीन्स वो एक जर्नल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मैच द कॉलम वाला सेक्शन। अब इसका जो है देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है हमें, इसे यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा जर्नी है, कौन सा लॉग है, कौन सा मेंबर है, कौन सा डायरी है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट में पढ़ रही हूँ, आई वॉक अप वेरी लेट टुडे एंड promptly got a scolding from mum. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? तो यहाँ पे जो है उन डेली रूटीन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि मैं आज लेट उठा और कैसे मैं जो है मिस कर सकता था फीफा वर्ल्ड कप को। मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं लेट उठा। तो ये कब लिखते हैं हम? हमारी डेली रूटीन के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गई? हमारी डायरी हो गई। ठीक है। सेकंड है 10:30 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। फिर इतनी बजे लंच किया चेयरमैन के साथ। इतनी बजे जो है राहुल को रिसीव करने गया एयरपोर्ट पे। फिर इतने बजे डिनर किया। तो ये आप ऑफिशियली बता रहे हो, ठीक है, डेट के साथ, टाइम के साथ बता रहे हो। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है? हमारा जर्नल है। इसमें हम जनरल एंट्री बता रहे हैं कि इतनी बजे मैंने ये किया, इतनी बजे मैंने ये किया। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड वाला, द राइट टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, वी restated for a while every 50 kilometer or so and use the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty we went on to Bangalore. ऊटी से फिर हम बेंगलोर चले गए। देखिए ये एक घटनाक्रम ऊटी बेंगलोर, तो ये यात्रा के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो गया हमारा लॉग। अगला है दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी। देखिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है क्योंकि राज कपूर के बारे में बात की गई है। राज कपूर ने मुझे किस तरह से फाउंड किया और उसके बारे में, मतलब कि एक फेमस पर्सन के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? मेंबर है। ठीक है। तो ये कैसे इसके साथ मैच हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किससे मैच हो रहा है। ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एन की जो डायरी है वो बहुत हद तक मेंबर जो कि राज कपूर का हमें इस सेक्शन में दिया गया है, इससे मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी राज कपूर के बारे में बताया, राज कपूर का एक पर्सनल इंसिडेंट बताया गया है कि क्या घटना उनके साथ घटित हुई थी, और इसमें एन भी अपनी एक पर्सनल जो है घटना बता रही है। ठीक है, इसलिए वो मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली।
डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर? तो एन को जो है एक ब्रीफ स्केच देने की ज़रूरत क्यों पड़ी अपनी फैमिली के बारे में? क्या वो किटी को इनसाइडर समझती है या आउटसाइडर? अब किटी कौन है? किटी एन की डायरी का नाम है, एन की डायरी है, ठीक है, उसका नाम उन्होंने किटी दिया था। आंसर है एन गेव एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैमिली इन द डायरी बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मेक अदर रियलाइज दैट अ 13-year-old टीनेजर कुड राइट अबाउट हर लोनलीनेस। उन्हें इसलिए देना पड़ा एक ब्रीफ स्केच उनकी फैमिली का, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक तरह से एन का, क्योंकि कोई भी ये चीज़ विश्वास नहीं करेगा कि एक टीनेजर 13 साल की बच्ची अपनी लोनलीनेस के बारे में बता रही है। 13 साल की बच्ची तो अकेली हो ही नहीं सकती है, और वो थी भी नहीं अकेली। उन्होंने खुद बताया कि उनकी मदर है, फादर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स है, और सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, लेकिन वो इसलिए अकेला बोल रही हैं खुद को क्योंकि वो अपनी ऐसी फीलिंग्स जो कि एक ट्रू फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने किटी को अपना एक ट्रू फ्रेंड बनाया और उसमें सारी चीज़ें अपनी लिखी। तो किटी वॉज एन आउटसाइडर which was gifted by her parents on her 13th birthday, but she considered it her best friend and treated it as an insider। वैसे तो किटी आउटसाइडर थी, क्यों? क्योंकि किटी को गिफ्ट किया गया था उनके फादर के द्वारा उनके 13th बर्थडे पे एन के, और लेकिन जो है एन किटी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसे एक इनसाइडर की तरह ट्रीट करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे हम। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग? व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर? कि कैसे एन क्या फील करती थी अपने फादर के बारे में, अपनी ग्रैंड मदर मिसेस क्यूपरस के बारे में, मिस्टर कीजिंग के बारे में, और इससे आपको एन के कैसी पर्सनालिटी के बारे में जानने को मिलता है कि एन कैसी थी। तो आंसर है एन हैज़ फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग एंड अफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट। यहाँ पे अफेक्ट करना मीन्स नेगेटिव रूप में नहीं है, पॉजिटिव वे में है ये, क्योंकि उनकी एन की लाइफ में फादर का, ग्रैंड मदर का, मिसेस क्यूपरस का, मिस्टर कीजिंग, इन सब की एक अहम भूमिका रही है। और हमने चैप्टर में ये चीज़ देखी भी है कि किस तरह से वो फादर के बारे में लिखती हैं कि वर्ल्ड के जो है बेस्ट फादर हैं, एडोरेबल हैं, और ग्रैंड मदर से वो कितना लव करती हैं। मिसेस क्यूपरस जबकि इनका फेयरवेल हो रहा था तब वो लोग कितने रोते हैं दोनों। मिस्टर कीजिंग के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हमें चैप्टर में देखने को मिली ही है। तो कहीं ना कहीं इन सभी ने इफ़ेक्ट डाला है एन की लाइफ पर, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव इफेक्ट था। द वे शी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम इन हर डायरी reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relation। जिस तरह से एन ने अपनी डायरी में इन सब के बारे में बताया है, उसे समझ में आता है कि एन जो है उनमें ये समझ थी कि कैसे जो है लोगों के साथ रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे जो है मेंटेन करके रखी जाती है। वो सब जो है नॉलेज एन को था। ये हमें इस डायरी में देखने को पढ़ के हमें इस डायरी को मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? एन ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था? अब देखिए, आपको एन के 3 एसे के बारे में चैप्टर में बताया गया, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एसे के बारे में पूछ लिया है, हो सकता है एग्जाम में सेकंड एसे आ जाए या फिर थर्ड एसे आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बताया गया है एसे फर्स्ट में, सेकंड में एंड थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट एसे के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर है मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स।
एज पनिशमेंट के रूप में मिस्टर कीजिंग ने टॉपिक दिया जिसका नाम है अ चैटर बॉक्स। इन द एसे शी एक्सेप्टेड दैट ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकेटिव, उस ऐसे में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ क्या क्या ड्रॉबैक्स होते, क्या क्या नुकसान होते, क्या हानियाँ होती है एक बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए। बट आर्ग्यूड दैट इट वॉज इन हर जेन्स एज हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। लेकिन उन्होंने फिर ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये उनके जीन में है, ये उन्हें विरासत में मिला है। क्यों? क्योंकि उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो उनसे ये चीज़ एन में आ गई और एन भी इसी कारण बहुत ज़्यादा बातें करती है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट ट्रेट। ये जो हैबिट है और ये हैबिट जो कि आपको जेनेटिकली मिली है, उसे आपको गिव अप कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और उन्होंने अपने ऐसे में बताया, ये भी बताया कि ये एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कि गुण है। अगर स्टूडेंट बात नहीं करेगा तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि इसको क्या चाहिए, क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें। इवन मिस्टर कीजिंग लाव्ड एट द आर्ग्यूमेंट शी हैड गिवन, और ये जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया एन ने अपनी डायरी में, उस पर मिस्टर कीजिंग की हंसी भी आ जाती है। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल। एन ये कहती हैं कि टीचर्स जो है वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं ऑन द अर्थ, है ना। तो ऐसा क्यों बोल रही है वो, और क्या वास्तव में मिस्टर कीजिंग जो है अनप्रेडिक्टेबल है? तो इसका आंसर है एन टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर। एक बेहतर एग्जाम्पल के रूप में मिस्टर कीजिंग को लिया है एन ने, जो कि अनप्रेडिक्टेबल टीचर के बारे में हमें बताएगा। मिस्टर कीजिंग सिम्स टू बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स एन्स बिहेवियर। Earlier he laughed, but later he allowed Anne to talk in the class post reading her essays. देखिए पहले तो क्या होता है कि मिस्टर कीजिंग एन से गुस्सा होते हैं, नाराज होते आते हैं, और उनके बात करने की वजह से वो उन्हें पनिश भी करते हैं, ऐसे लिखने को देते हैं। जब ऐसे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं तो उनकी हंसी आ जाती है, फिर वो भूल जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से वो ऐसे लिखने को दे देते हैं, सेम टॉपिक पर लिखने को दे देते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो फिर से ऐसे लिखने को दे देते हैं उसी टॉपिक पर। तो समझ नहीं पाती हैं एन की अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, यानी कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, वो बार बार समझ रहे हैं और फिर मैं ऐसे लिख के ला रही हूँ, अपना आंसर बता रही हूँ कि क्यों मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा, उसके बाद भी वो मुझे बार बार ऐसे लिखने को दे रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट वाला ऐसे पढ़ के उन्हें परमिशन दे देते हैं कि आप बात कर सकती हो आप क्लास में। तो उससे क्या हुआ, क्या समझ में आया कि हाँ ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्या चल रहा होता है ये कोई भी नहीं जानता। एन नहीं जानती थी कि जो लास्ट वाला ऐसे मैं लिख कर दे रही हूँ, इससे मिस्टर कीजिंग मुझे फिर से पनिश नहीं करेंगे और मुझे बात करने के लिए जो है परमिशन दे देंगे। इसलिए कहा है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू दिस स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। अब देखिए इसका आंसर जो है मैं आपको बताती हूँ। इसका क्वेश्चन मैंने इसके आंसर लिख दिए थे, यहाँ पे पढ़ते जाते हैं और अपन समझते जाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे बताए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इससे आपको बताना है कि एन कैसी थी, उनकी क्या क्या उसमें क्वालिटी थी पर्सनालिटी में। पहला है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। यहाँ पे एन बोल रही हैं कि मैं किसी से अपनी जो है चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती हूँ,
चाहे मेरे पास इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला समझ रही हूँ। और शायद इसमें मेरा ही फॉल्ट हो सकता है क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे क्या समझ में आया कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, तो शी इज़ रिजर्व्ड, है ना। इसका आंसर होगा कि शी इज़ रिजर्व्ड। रिजर्व्ड यानी कि एक तरह से होता है ना कि दूसरों के साथ बोल नहीं पा रहे हैं और खुद में ही रहता है कोई व्यक्ति, अपने आप में ही जो है सारी चीज़ें दबा कर रखता है। हम कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट जो होता है ना, उस तरह की पर्सनालिटी इनमें थी। ये इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट मीनिंग का मतलब है कि रिजर्व्ड होना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं जॉट डाउन नहीं करना चाहती। जॉट डाउन करना मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में लिख देना, है ना। और कुछ भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया इस डायरी में, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि अपनी सारी चीज़ें जो है ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया इस तरह से डायरी में लिख देते हैं दिन भर की। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। या फिर ऐसा करते हैं कि दूर दूर स्पेस करके लिख देते। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इसे अपना एक ट्रू फ्रेंड मानती हूँ और जो है मैं इसमें अपनी जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो ही इसमें लिखूंगी क्योंकि ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो इससे क्या समझ में आया कि एन का कैसा नेचर था। शी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस था एन में और वो बहुत ही इन्वेंटिव थी क्योंकि वो लिख रही हैं कि मुझे डायरी किस तरह से लिखना चाहिए, जॉट डाउन नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट था, ये हमें इससे समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मार्गोट जो है वो हॉलैंड चली जाती है दिसंबर में, फिर मैं फरवरी में चली जाती हूँ और मुझे प्लंग डाउन कर दिया जाता है टेबल पे एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो ऐसा वो क्यों बोल रही हैं? ऐसा इसलिए बोल रही हैं कि जब वो जाती हैं, वो मार्गोट जो कि उनकी सिस्टर है वो पहले चली गई, फिर वो फरवरी में चली गई। तो इससे हमें समझ में आया कि उन्होंने ये क्यों लिखा कि मुझे प्लंग डाउन कर दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें रखा गया होगा टेबल पर, लेकिन वो बहुत ही ह्यूमरस भी हैं, बहुत ही मजाकिया भी हैं। इस सेंटेंस से हमें वो समझ में आती है चीज़ कि एन जो है शी इज़ ह्यूमरस एज वेल। वो ह्यूमरस भी है क्योंकि वो सीधा सीधा भी कह सकती थी कि वो मार्च में गई और मैं दिसंबर में गई, फिर मैं फरवरी में चली गई थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मजाकिया तौर पर बताया। इससे हमें समझ में आया कि वो बहुत ही ह्यूमरस भी थी। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। अभी हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि 1/4 जो क्लास है उन्हें तो रहने ही देना चाहिए। उन्हें तो है जो पीछे ही रख दो, इसी क्लास में रख दो, बाकी के बच्चों को प्रमोट करो क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल इसके लायक नहीं हैं। हमारी 1/4 जो क्लास है, क्वार्टर ऑफ द क्लास यानी कि 1/4। तो और टीचर जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से, एन के हिसाब से था कि 1/4 को जो है बैक कर देना चाहिए, लेकिन टीचर के माइंड में क्या चल रहा है वो तो कोई बता नहीं सकता। तो इसलिए वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि एन इज़ इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट भी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि इतने बच्चे तो जो है हमारी क्लास के डमीज़ ही हैं। तो इसे समझ में आया कि एन इंटेलिजेंट थी। एक और है पॉइंट कि एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। हर कोई जो है ऐसे घिस पीट के लिख सकता है, इस बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ करके लिख सकता है, लेकिन जो है अगर आपको कन्विंस करना है किसी को तो आपको लिखने का तरीका जो है
इस तरह से होना चाहिए, आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए ताकि आप कन्विंस कर सको सामने वाले को जो टॉपिक आपको लिखने को दिया है उस पर। तो इससे वो समझ में आया कि एन ये कहती थी कि वैसे तो मैं भी लिख सकती हूँ ऐसे बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ करके और थोड़ा सा फटाफट लिख करके ऐसे को, लेकिन जब उनके टीचर ने उन्हें ऐसे को लिखने के लिए दिया तो उन्होंने टीचर को कन्विंस करने की कोशिश करी कि कैसे वो लिख सकती हैं, कैसे वो क्यों वो इतना बोलती हैं और क्या उसका कारण है। तो इससे हमें समझ में आया कि एन का एक और क्या क्वालिटी थी एन में, तो शी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। शी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रोप्राइटी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अमांडा के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।